नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे एसआईटी की रिपोर्ट, हादसे का जिम्मेदार कौन। हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। यूपी सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश भी दिए थे। एसआईटी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में सभी जिम्मेदार लोगों का नाम है। इस मामले में 128 लोगों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से सत्संग में हादसा हुआ। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि इस हादसे में किसका क्या रोल रहा है। साथ ही फिलहाल ये भी रिपोर्ट गोपनीय बताई जा रही है और इसी रिपोर्ट के आधार पर सीएम आगे की कार्रवाई का आदेश देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये रिपोर्ट उनको दी जाएगी और इस रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीनियर अफसरों के साथ चर्चा भी करेंगे। इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरह से हाथरस सत्संग में भगदड़ हुई और इस कार्यक्रम को लेकर क्या इंतजाम किए गए थे, किसका क्या रोल था, घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। आगरा की एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ की डिविजनल कमिश्नर चैत्रा वी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। एसआईटी की रिपोर्ट 850 पन्नों की बताई जा रही है। बीते दिनों हाथरस में बाबा साकार हरि यानी कि भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई और भगदड़ से 121 से अधिक लोगों की जानें चली गईं। ये हादसा तब हुआ जब भोले बाबा की चरण की रज लेने के लिए भक्त एक जगह जुटे हुए थे और इसी दौरान अचानक से भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। नतीजतन ऐसा भयानक हादसा हो गया और इस हादसे के बाद घटना स्थल पर लाशों यानी कि शवों का ढेर लग गया और घटना स्थल पर मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं ही शामिल थीं। भगदड़ में कई अन्य लोग भी घायल हो गए थे और इसके बाद उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया और अब तक इस मामले में एक आयोजक समिति से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, जिसे लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर भी हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना स्थल पर तो गए थे। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों को हर संभव आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया था। इसके अलावा सीएम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही थी और बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ितों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की थी। उन्होंने बीजेपी से मुआवजे की राशि को बढ़ाने की भी मांग की थी। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को लोगों की मौत के नाम पर राजनीति करने का एक आरोप भी लगाया था और इस बीच इन तमाम गतिविधियों के बीच बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठा यह शख्स अचानक से सुर्खियों में आ गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्य आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब माना यह जा रहा है कि जो एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार की है, 850 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है, इसमें इस रिपोर्ट में बाबा का जिक्र नहीं है, साकार विश्व हरि का जिक्र नहीं है और लगातार विपक्षी खेमा ये सवाल उठाता नजर आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है, बाबा को क्यों बचाया जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और एसआईटी की जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जो गृह विभाग को भेजी गई है और उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और भोले बाबा के सत्संग में कैसे हादसा हुआ है, ये तो सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट में सभी जिम्मेदार लोगों के नाम कौन कौन से है, कौन वो जिम्मेदार है जो एसआईटी की रिपोर्ट में रखे गए थे, जिनके बयान के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि कौन दोषी है, कौन आरोपी है। तो रिपोर्ट 800 पन्नों की बताई जा रही है। एसआईटी की रिपोर्ट, हादसे का जिम्मेदार कौन, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
रिपोर्ट के आधार पर कौन कौन से वो शख्स हैं जिनसे पूछताछ की गई थी, एसआईटी ने पूछताछ की है, क्या इनमें कोई अधिकारी भी शामिल है, और इसके साथ ही साथ मधुकर जो कि विशेष तौर पर आरोपी बताया जा रहा था, आयोजक था सत्संग का, उससे किस तरह की पूछताछ की गई है और अब आगे की कार्रवाई किस आधार पर की जाएगी। हमारे साथ एमसी द्विवेदी पूर्व डीजीपी यूपी से जुड़े हैं और धर्मेंद्र सिंह संवाददाता हाथरस से हैं, शिवा शर्मा संवाददाता राजधानी लखनऊ से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एमसी द्विवेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एसआईटी जांच में सेवादारों के अलावा जो भगदड़ में जिम्मेदार, क्या साकार विश्व हरि को भी ठहराया जा सकता है? चूंकि जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट तैयार की गई, इस रिपोर्ट में बाबा का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो क्या लगता है, क्या जिम्मेदार ठहराया जाएगा बाबा को? जिम्मेदार नहीं, लेकिन ये है कि घटनाक्रम में जैसा शुरू से चल रहा है, अगर उसे देखा जाए तो बाबा की जिम्मेदारी बनती है। एक तो छद्म बातों से लोगों को इस तरह बहकाना, दूसरे ये भी है कि जब समाप्त हुई, कहा जाता है कि जब सत्संग समाप्त हुआ तो बाबा ने कहा कि चरण रज लेके जाना, और उस चरण रज लेने के लिए लोग भागे एकदम, और जब भागे और ये हादसा हो गया तो स्वयं तो भाग गए बाबा जी, और दूसरों को छोड़ गए, मरे हुए, घायलों को, उनको सबको। तो उनकी जिम्मेदारी तो किसी न किसी प्रकार बनती है। मेरा ख्याल है कि अगर मतलब पूरी जांच हो, चाहे न्यायिक जांच के बाद अथवा एसआईटी जांच के बाद, बाबा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। धर्मेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, 850 पन्नों की ये रिपोर्ट है, आखिर इन इतने सारे पन्नों में क्या कुछ लिखा गया है, किस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है इस समय? जी, 2 जुलाई को जब घटना हुई थी उसके बाद में शासन की तरफ से 2 सदस्यीय टीम इसमें गठित की गई थी, जिसमें एडीजी आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ को टीम का सदस्य बनाया गया था। जिसके बाद में आज जो है ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसमें स्थानीय प्रशासन के जो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं और जो चौकी इंचार्ज हैं, सीओ हैं, उनको दोषी माना गया और इनके खिलाफ जो है 6 लोगों के निलंबन की कार्रवाई के लिए उनकी तरफ से कहा गया है, और जो आयोजन करता है उनकी भी कमी इसमें मानी गई है। धर्मेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जुड़ेंगे आपसे। शिवा शर्मा हमारे साथ हैं राजधानी लखनऊ से। शिवा, जिस तरह की रिपोर्ट तो तैयार कर ली गई, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने के बाद भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी, एक संभावना जताई जा रही थी कि शायद हो सकता है कि बाबा का नाम एसआईटी की रिपोर्ट में शामिल हो जाए, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ जिक्र है कि बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है, बाबा का नाम उसमें इंगित नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। देखिए वंदना, पहले तो एक नया अपडेट दे देंगे। जो पूरी एसआईटी रिपोर्ट शासन को सौंपी गई थी उसमें एक नया अपडेट ये है कि 6 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और शासन ने 6 अफसरों को निलंबित कर दिया है। वहाँ के जो सिकंदराबाद के एसडीएम हैं उनको, तहसीलदार को, वहाँ के जो सीओ हैं उनको, थाना प्रभारी को और चौकी इंचार्ज को, इन सभी लोगों के साथ 6 लोगों को सस्पेंड तत्काल प्रभाव से कर दिया है। और जो एसआईटी रिपोर्ट एडीजी और हाथरस के कमिश्नर की तरफ से भेजी गई थी, जो दोनों की ज्वाइंट ये कहा जाएगा कि रिपोर्ट थी, उसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। और दोनों ने इस बात को माना है कि ना सिर्फ सेवादार, जो पूरे मंडल के जो सेवादार थे, सिर्फ वही नहीं, जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी पाया गया है। जिन्होंने अनुमति दी इस पूरे कार्यक्रम की, पूरे सत्संग की, उन्होंने अनुमति देने से पहले उस जगह का निरीक्षण नहीं किया, उस जगह को पूरी तरीके जांचा परखा नहीं। पुलिस की जो एंट्री थी उसको बहुत ज्यादा सही तरीके से, एसपी ने भी उसको नहीं जांचा, तो पूरी तरीके स्थानीय जिला प्रशासन जो है उसमें साथ साथ दोषी पाया जाता है। अब ये रिपोर्ट जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के पास पहुंची है तो इस पर बड़ी एक कार्रवाई आगे भी हो सकती है, लेकिन जांच बड़ी एक जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। शुरुआती दौर में जो एसआईटी की रिपोर्ट थी वो 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री को देनी थी, लेकिन लोगों ने कहा, अफसरों ने इस बात को कहा कि 24 घंटे में जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती, लोगों को वक्त चाहिए, लोगों से बातचीत
बातचीत करने का, उनके खिलाफ साक्ष्य जोड़ने का। और ये देखा गया कि आज 2 तारीख को ये घटनाक्रम हुआ और 2 तारीख की शाम को खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर पूरी एसआईटी का फॉर्मेशन होना चाहिए, और आज कल देर शाम जा करके ये पूरी एसआईटी रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है और मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को देखा है, जिसके बाद 6 अफसरों पर कार्रवाई हुई है। अब जो न्यायिक टीम गठित हुई है उसको 2 महीने का जो वक्त मिला है, जिसमें रिटायर्ड जज हैं, पूर्व आईपीएस है, ये सभी लोग इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करेंगे। लेकिन मुख्य कारण यही दिखा है कि किसी ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया। आयोजन शुरुआत से लेकर के जब अनुमति ली गई थी, किसी ने घटनास्थल का दौरा नहीं किया था, किसी ने ये नहीं देखा कि 80,000 के भीड़ की जो अनुमति मांगी गई है उसमें आखिरकार व्यापक इंतजाम क्या रहेंगे। आयोजन की तरफ से जो गलतियां जरूर हुई है वो तो पहले ही एफआईआर में हमने कंटेंट में देखा था कि एफआईआर में सारी चीजें जो है आयोजक के ऊपर मर दी गई। जो एसडीएम की रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई थी उसमें भी आयोजकों के ऊपर सारी चीजें मर दी गई। लेकिन शुरुआत से हम लोग इस बात को कह रहे थे कि आखिरकार जिला प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है, वहां के डीएम की, वहां के एसपी की जिम्मेदारी क्या है। तो अब इस एसआईटी रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर से कहा गया है, जो एडीजी आगरा जोन और वहां की जो कमिश्नर है उनकी तरफ की जो ज्वाइंट रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अब जो ये कहा जाएगा कि जो बड़ी कार्रवाई है वो न्यायिक जो टीम जांच कर रही है, जिसको 2 महीने का वक्त मिला है, जब वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी तो जरूर बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना शिवा ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की रिपोर्ट ये तैयार की गई है, क्या इसमें किसी पुलिसकर्मी या बड़े अधिकारी के बयान भी शामिल किए गए हैं? क्योंकि 6 लोगों को, 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, तो इसके अतिरिक्त अगर बात करें रिपोर्ट के आधार पर 125 लोगों के नाम, 125 लोगों के जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट में जो नाम है, जो उनके मोबाइल नंबर, जो पते हैं, सभी के बयान एक के बाद एक नोट किए गए, उनके बयान दर्ज किए गए और उन बयानों के आधार पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। हमने देखा था हाथरस के अंदर जो दोनों अधिकारी थे उन्होंने डेरा डाल रखा था और सभी लोगों को निमंत्रित कर रखा था, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, जिला प्रशासन के अधिकारी हो, प्रत्यक्षदर्शी हो या फिर पत्रकार हो। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में पत्रकारों का भी अहम रोल ये था कि वो लोग वहां पर कवरेज कर रहे थे और पत्रकारों के पास भी कई ज्यादा सबूत थे, क्योंकि उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है। जब वो जर्नलिज्म की लाइन पर उतरते हैं तो कई चीजें वो सोचते समझते हैं और उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्टिंग भी की थी। तो सभी लोगों को दोनों अफसरों ने निमंत्रित कर रखा था कि उनके पास जो भी सबूत है, उनके पास जो भी वायरल वीडियोस के आधार पर कोई भी चीजें हैं तो उसको जा करके वो अपनी रिपोर्ट में शामिल करें। और यही हुआ कि जब कैंप किया गया हाथरस के अंदर दोनों अफसरों में, तो सभी ने चाहे डिजिटली कहे चाहे फिजिकली लोगों का आना कहे, तो सभी के तरीके से एक रिपोर्ट जाहिर की। एक वंदना और एक बहुत बड़ी बात है कि जो घटना स्थल था, जो फुलरई गांव था सिकंदरा राव का, वहां से 10 मिनट की दूरी पर जो रास्ता है, 100 मीटर की दूरी पर जो रास्ता है, वहां पर हाईवे पर जो सीसीटीवी लगा हुआ था, वहां के जो एक वर्कशॉप है वहां पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें भगदड़ की सच्चाई, वो मतलब जो प्रेजेंट टाइम की जो भगदड़ हुई थी, जो रियल टाइम की, उसका सीसीटीवी फुटेज में मिला है। तो इसमें साफ तौर से जाहिर हो जाएगा कि आखिरकार जो ज्यादा लापरवाही भगदड़ में थी वो किसकी थी, आयोजकों की थी या पर वहां पर जो फोर्स तैनात थी उनकी वजह थी। क्योंकि कंट्राडिक्शन शुरुआत में हमको देखने को मिले। जो बिल्कुल शिवा, विरोधाभासी बयान तो लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे विपक्षी खेमे की बात कर ले या कहीं किसी और की बात कर ले। बिल्कुल शिवा, और देखा भी ये जा रहा है कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो लगातार देखा जा रहा है। लेकिन सवाल तमाम उठते हैं। सबसे पहला और अहम सवाल यही आयोजकों को लेकर के, सेवादारों को लेकर के कार्रवाई की बात की जा रही है और नाम भी शामिल किए गए हैं। लेकिन बाबा का नाम शामिल नहीं किया गया है, किस आधार पर नाम नहीं शामिल किया गया है, ये बड़ी बात होती है। और फिलहाल अब आगे की कार्रवाई क्या होती है देखने वाली बात होगी। एमसी द्विवेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे एक बात कि जिस तरह से 6 पुलिस कर्मियों को, बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, हाँ, लेकिन अंदर खाने में क्या चलता है? क्या जो सामने दिख रहा है उससे निलंबित कर देना ही काफी है? इसके अंदर खाने की अगर बात करें तो कौन कौन से वो पहलू होते हैं जो आरोप में शामिल हो जाते हैं, आरोपी सिद्ध होते हैं? शासन की बनती थी कि 80,000 लोगों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं, उसके बाद ही परमिशन मिलनी चाहिए। अब ये मैं नहीं कह सकता कि परमिशन आयोजन के 2 दिन पहले मांगी गई, 4 दिन पहले कब मांगी गई या कितना प्रेशर था। वहाँ पर लोकल प्रेशर भी बहुत पड़ता है अधिकारियों पर कि नहीं साहब वो तो सत्संग है, उसमें क्या होना है। और लोग भी सोचते हैं कि धार्मिक सत्संग है, इसमें कोई ऐसी
ऐसी घटना दुर्घटना की आशंका सामान्यतः नहीं होती है। सब लोग भक्तिभाव से आते हैं और भक्तिभाव से चले जाते हैं, लेकिन इस तरह दुर्घटना हो जाएगी ये अंदाज लगाना इसके लिए और भीड़ का पता लगाना, ये सब बातें फिर भी जिम्मेदारी रहती है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इससे बड़ी कोई सजा पहले नहीं दी जा सकती, इससे ज्यादा कोई अपराध नहीं बनता है जो भी उन्होंने किया है उसका, सिर्फ नेग्लिजेंस बनती है अपनी ड्यूटी में ज्यादा से ज्यादा। तो उसे सस्पेंड कर दिया गया, वो पर्याप्त है। अब रह जाता मुख्य है कि आयोजकों में जो ऐसा की न्यूज आ रही है कि सेवादारों को हुक्म था कि उन्हें पुलिस वालों को अंदर न आने दिया जाए। अब आयोजक, अच्छा दूसरा ये कि उन्होंने एक ही गेट रखा था आने जाने के लिए या बाहर जाने के लिए। तो ये बातें पहले से सोच के इन पर कार्रवाई करना, और प्रशासन का जिम्मेदारी थी कि इस पर कराना कि ज्यादा गेट हो वहां पर, इतनी बड़ी भीड़ आ रही तो, और आयोजकों का खुद की जिम्मेदारी थी कि ज्यादा ज्यादा करें। पुलिस वाले जब कोई धार्मिक प्रकरण होता है तो सामान्यतः भिड़ना नहीं चाहते हैं, और सही बात है, अगर भिड़े तो वो पब्लिक अगेंस्ट हो जाती है पुलिस के, और पुलिस वाला फिर भी सस्पेंड तब भी हो जाता है। तो जब वहाँ जोर लगाया होगा लोगों ने कि सेवादारों ने कि नहीं आइए, तो पुलिस वालों ने भी सोचा होगा कि अगर ये कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं क्राउड को, तो हम क्यों जाएं। ये बिल्कुल संभव है, ऐसा होता है। अब इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया भी जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि सामान्यतः अगर पुलिस जबरदस्ती घुसे तो फिर आयोजक और पब्लिक सब उसके खिलाफ हो जाते हैं, और प्रेस भी खिलाफ हो जाता है। ये देखा गया है कि क्या आवश्यकता थी ऐसा करने में अगर कोई झगड़ा हो जाए। तो ये बिंदु है, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने जैसा पहले भी कहा कि स्वयं शाकाहारी की जिम्मेदारी स्वयं की भी कई बिंदुओं पर बनती है। सवाल यही होता है, सवाल तो यही है कि जिम्मेदारी बनती है, और साथ ही साथ बड़ी बात है कि कार्रवाई क्यों इनके खिलाफ नहीं की जा रही है। एक बात और समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से साकार विश्व हरि यानी कि भोले बाबा को बचाया जा रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट में नाम शामिल नहीं किया गया है, क्या इसके पीछे सियासी रसूख भी काम आता है? उसका भी असर देखा जा रहा है? ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन प्रभाव मतलब डालते हैं सियासी लोग जो है, ऐसे प्रकरणों में बचाने का प्रभाव डालते हैं। और चूंकि इतनी बड़ी फॉलोइंग है जब बाबा की, तो कोई भी नेता किसी भी पार्टी का सामान्यता उनको नाराज नहीं करना चाहेगा। हो सकता है कि ऐसा कोई प्रभाव हो, परंतु अभी मैं समझता हूँ कि पूरी रिपोर्ट संभवतः सामने भी नहीं आई है। पूरी रिपोर्ट आए तो हो सकता है कोई जिम्मेदारी ठहराई गई हो, ये अलग बात है। समझता हूँ कि अभी दूर दूर की सूचनाएं सिर्फ आ रही है कि वो सस्पेंड कर दिए गए, उनकी जिम्मेदारी थी। तो फिर न्यायिक आयोग बैठा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि कुछ वो भी इस विषय में अपनी टिप्पणी अवश्य करेंगे कि बाबा की जिम्मेदारी कहाँ तक है। बिल्कुल एमसी द्विवेदी जी, आपके पास लौटेंगे। धर्मेंद्र, हाथरस में इस समय की अगर अपडेट जानना चाहेंगे तो क्या निकल कर आ रहा है सामने? क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है। हालांकि ये गोपनीय रिपोर्ट है, अभी प्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं रखी गई है, लेकिन कई लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन खबर ये भी है कि बाबा का नाम नहीं है। अपडेट क्या है और घायलों की स्थिति इस समय कैसी है? जी, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बाबा का नाम नहीं है, और तमाम राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे पहुंचे। किसी ने भी अभी तक बाबा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। केवल मायावती का बयान उनके खिलाफ आया था कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और अभी जो रिपोर्ट आई है एसआईटी की, उसमें भी बाबा के संबंधित जो लोग हैं, सेवादार हैं, उन्हीं के सिर्फ नाम है, बाबा का नाम कहीं पे भी इसमें नहीं है। और जो 6 लोग हैं उनको निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। और लगातार जो घायल हैं सभी लोग जो अपने अपने घरों पे पहुंच गए हैं। 1-2 लोग हैं जो अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं, और बाकी सभी लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। बिल्कुल धर्मेंद्र। शिवा, जिस तरह से अभी एक खबर आई थी बीते दिनों कि बाबा ने एक बयान जारी किया जिसमें से कहा कि परेशान मत होइए, आपको जल्दी फिर से एक नई जगह पर मिलेंगे। मतलब कि कहा जा सकता है कि बाबा को प्रत्यक्ष रूप से सामने अभी नहीं आना है, माहौल देख रहे हैं, माहौल देखने के बाद फिर से वो सामने आएंगे और फिर से सत्संग करेंगे। सरकार और अधिकारी अगर ये सभी
अगर ये सभी लोग बहुत कड़ा स्टेप ले लेते तो शायद इस तरीके का बाबा का बयान नहीं आता। और इसी का असर हमको देखने को मिल रहा है कि बाबा अगर अपना बयान जारी भी कर रहे हैं कहीं पीछे से आकर के मीडिया के जरिए, तो इसमें आप देखिए कि शब्दावली का कैसा प्रयोग है। बाबा ने एक बार भी नहीं कहा कि हमें 121 मौतों का दुख है, हम उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे या किसी जगह पे आएंगे। उन्होंने दूसरे दरबार की घोषणा कर दी कि हम नई जगह पर मिलेंगे। तो शासन को और सरकार को और अफसरों को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि नज़ीर बनना चाहिए कि 121 लोगों की मौत का दोबारा दृश्य हम 100 साल तक ना देख पाएं। और ये कहा जाता है कि अगर कार्रवाई अगर शासन स्तर पर बहुत कड़ी होगी तो हम शायद ये नज़ीर बना पाएंगे। और यही शायद हमको देखने को नहीं मिल रही है कि एफआईआर में तो पहले नाम ही नहीं था बाबा का, फिर उसके बाद जो जांच हुई वो जांच रिपोर्ट में भी नाम नहीं है। और ये बार बार हम देख रहे हैं कि जो जिसके कारण ये पूरा आयोजन सत्संग का हुआ था उसका कहीं अगर नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं इरादे थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन एमसी द्विवेदी साहब ये बात सही कह रहे हैं कि जिसके पीछे लाखों की फैन फॉलोइंग हो, जिसके पीछे लाखों की भीड़ हो, अगर उसको एकाएक ही अगर हम बीच में अगर उसका नाम डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन शासन के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। क्योंकि ऐसी अंधभक्ति जो है वो बाबा के लिए अगर जागरूक हो और जागरूक होने के बाद बीच में या तो आप शुरुआती में नाम डाल देते बाबा का कि बाबा और उनके जो मुख्य सेवादार और जो अन्य सेवादार हैं उनको हमने नामजद कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन में हम सारी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, तो शायद चीज़ें आसान होती। लेकिन अब बीच में बाबा का नाम डाल देना ये शासन प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा एक कदम होता है जिसको उठा पाना उनके लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा है। तो फिलहाल अभी ये कहा जाएगा कि जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें बाबा का तो भले ही नाम नहीं है, लेकिन जो न्यायिक जो जांच समिति है, जो 3 लोग सदस्य उसमें बनाए गए, रिटायर्ड जज हैं, पूर्व IPS है, ये सभी लोग अगर ये अपनी 2 महीने के अंदर रिपोर्ट तय कर लेते हैं तो जरूर उसमें नाम जरूर होगा बाबा का। और उसके बाद में ये कहा जाएगा जो FIR है उसमें बाबा का नाम जरूर आ सकता है। लेकिन अभी तक 2 तारीख के बाद से अभी 9 तारीख आज हो गई है, अभी तक किसी भी तरीके बाबा का नाम और इस पूरे घटनाक्रम में बाबा को कहीं से दोषी माना नहीं गया है। उनके सेवादार दोषी मान लिए गए, जिला प्रशासन दोषी मान लिया गया, पुलिस के लोग दोषी मान लिए गए हैं, लेकिन सेवादारों को भी दोषी मान लिया गया। शिवा एक बात और जानना चाहेंगे, जिला प्रशासन ने दोषी नहीं माना है। हाँ, एक और बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा को सीधे तौर पर नामजद नहीं किया गया, तो क्या लगता है कि SIT इसके बावजूद भी कोई शिकंजा कसने का काम करेगी, किसी तरह की कार्रवाई करेगी? देखिए, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें तो अफसर ये अपनी एड़ी चोटी एक कर देंगे कि कोई भी पहलू ना छूट पाए, किसी भी तरीके का जो जांच एंगल है वो कहीं से भी छूटने ना पाए, कि आखिरकार जब उसको आगे जाकर के पुलिस अफसर उसको अगर मॉनिटर करते हैं तो उसमें अफसरों को खरी खोटी सुनाया जाए कि आपने इस एंगल को छोड़ दिया। तो ADG, IG, पुलिस के SP हैं, एडिशनल SP हैं, थानेदार हैं, जो दरोगा होगा इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो सभी लोग इस पूरे मामले में एक एक करके जिन लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करेंगे उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत लाएंगे। लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि जिसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं होगा उसको चार्जशीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरे मामले की मॉनिटरिंग स्थानीय थाने से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय तक की होगी। तो पुलिस के पास भी बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने वाला ये पल होगा कि जिन लोगों के नाम अगर शामिल करेंगे उनके खिलाफ कोर्ट में वो पर्याप्त साक्ष्य लेकर के आए कि आखिरकार वो अगर दोषी है, वो अगर चार्जशीट में उस मुकदमे में है तो वो किस तरीके से है, तो टेक्निकली और फिजिकली उसका लेना देना उस मुकदमे में क्या है, ये जरूर पुलिस के अफसरों को तय करना होगा। अब ये जरूर देखने वाली बात होगी कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो न्यायिक जो टीम गठित हुई है वो जरूर एक बड़ा पहलू निकालेगी और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो बाबा का नाम है हमें लगता जरूर है कि वो आएगा, क्योंकि मुख्य आयोजन करता था उसके कहने पर ही 80,000 से ज्यादा की भीड़ आएगी। हालांकि जो लिखा पढ़ी में वो 80,000 की भीड़ है, लेकिन पुलिस ने और जिला प्रशासन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो FIR कराई है, उसमें 2.25 लाख के आसपास की जो भीड़ है वो दिखाई गई है। तो आखिरकार ऐसी भीड़ आई कैसे, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को पता कैसे नहीं चला, अफसरों ने इस बात को क्रॉस चेक नहीं किया, ये सभी चीजें आयोग की जो जांच टीम है उसमें जरूर दर्शाई जाएंगी और जरूर कहा जा सकता है कि आगे जाकर के बाबा की मुश्किलें और बढ़ती चली जाएंगी। शिवा, एक और पॉइंट निकलकर सामने आया था सेवादारों की ओर से, कितनी सच्चाई है ये जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा था कि जब भगदड़ मची तो भगदड़ मचने से पहले जो भगदड़ मचाने वाले थे कुछ लोग वहां पर घुस आए थे और एक जहरीला स्प्रे लिए थे जिसको छिड़कने के बाद भगदड़ मच गई थी। क्या ये इस बात पर किसी तरह की कोई सच्चाई है? देखिए, SIT की जो जांच रिपोर्ट गई है शासन को, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ये महज हादसा नहीं है,
इसमें गंभीर साजिश रची गई है, तो जरूर उस साजिश के रचने के जो पॉइंटर्स होंगे उसको भी दर्शाया अंदर रिपोर्ट में गया होगा। ये ऊपर ऊपर की रिपोर्ट है वंदना, जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जरूर जो इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है, जो मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है, वो जब बढ़ेगा, जांच आयोग की जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें भी इस बात को जरूर दर्शाया जाएगा कि आखिरकार जो स्प्रे लिए लोग थे या साजिश करता लोग थे वो कौन लोग थे, किस तरीके से एंट्री अंदर आए थे। और दूसरा पहलू ये भी है कि जो एसडीएम की सिकंदरा राव एसडीएम की रिपोर्ट में जो सौंपा गया डीएम को, और जो एफआईआर हुई, एफआईआर में कंटेंट ये लिखा था कि जो सेवादार थे वो पुलिस का किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं होने देते थे अपने सत्संग आयोजन में, वो उसको दूर रखते थे, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। तो अगर सेवादार का अगर रोल था उस सत्संग में, पूरे भीड़ में, तो सेवादारों से पूछताछ होगी, सेवादारों को बुलाया जाएगा कि आखिरकार जो लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए होंगे वो आखिरकार कौन लोग हैं, क्योंकि पब्लिक वहां पर बहुत ज्यादा थी और इसको डिफरेंशिएट करना वंदना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन साजिश करता था और कौन भक्त के रूप में था या श्रद्धालु के रूप में था। तो पुलिस के लिए भी और खास तौर से जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो पाएगा कि इस 2.5 लाख की भीड़ में उन लोगों को छानना कि कौन लोग साजिश करता है। तो जरूर जो डिजिटल जो साक्ष्य होते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं, वो बहुत अहम माने जाते हैं और इसी अहम कड़ी को शायद अफसर एक एक करके, एक एक सेकंड का, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वो रोक रोक करके देखेंगे कि आखिरकार जो टेंट के अंदर या उस सत्संग के अंदर आने वाला या जाने वाला या भगदड़ के दौरान शामिल होने वाला जो व्यक्ति है वो किस उद्देश्य से, किस मन से उस भीड़ में शामिल हुआ है। तो अभी जांच का जो दायरा है वो और बढ़ेगा और अफसरों की जो मुश्किलें हैं वो धीमे धीमे और इसलिए भी बढ़ेंगी कि अगर साजिश अगर उन्होंने कह दी है तो साजिश कहना यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, साजिश आपको ढूंढनी भी पड़ेगी कि आखिरकार किसकी साजिश है और कौन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पूरी साजिश में शामिल है। बिल्कुल शिवा, और साजिश करता कौन है, इसके साथ ही साथ हत्या है या हादसा है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी, जितने मानक दिए गए थे, जितनी संख्या दी गई थी उससे कहीं अधिक संख्या बल वहां पर दिखा, लेकिन संख्या बल होने के बावजूद भी वहां पर किसी तरह की कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं देखी गई। तो किस तरह का डर भय रहता था भोले बाबा में जो वीडियोग्राफी नहीं करवाता था? क्या कारण मानते हैं आप इसे? देखिए वंदना, इस बात का तो जवाब वो सेवादारी दे सकते हैं, या तो भोले बाबा जब पुलिस सामने आएंगे वो अपना बयान दर्ज कराएंगे तभी बताएंगे कि आखिरकार वहाँ वीडियोग्राफी क्यों नहीं होती थी। लेकिन जांच रिपोर्ट में जो एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का उल्लेख हुआ है कि सेवादार वहाँ के श्रद्धालुओं को वीडियो बनाने नहीं देते थे। हालांकि कुछ वीडियो बन जाती थी दूर से रहते हुए, लेकिन अगर सेवादार कोई भी वीडियो बनाते हुए श्रद्धालु को अगर देख लेते थे तो उससे उनका मोबाइल रखवा लेते थे, उनसे वो डिलीट करा लेते थे वीडियो। तो हो सकता है कि अपनी उनकी कुछ प्राइवेसी हो कि इतनी बड़ी भीड़ जो है उसको दिखाया ना जाए। एक जांच रिपोर्ट में और पहलू भी रखा गया है कि जो इतनी भीड़ आती थी वो हमेशा छुपाई जाती थी। ये कोई पहला आयोजन हाथरस के अंदर वंदना नहीं था जो भोले बाबा का इतना बड़ा आयोजन हो गया और किसी को मालूम नहीं पड़ा। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग जो राज्य हैं उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी आयोजन होता था और वहां लाखों की भीड़ आती थी। तो शायद यही वजह होगी कि लाखों की भीड़ को ना दर्शाना और इस तरीके का आयोजन करना, ये भी कहीं ना कहीं सत्संग आयोजकों के दिल में रहता होगा कि अगर इतनी बड़ी भीड़ दिखाएंगे, इतनी भारी भीड़ दिखाएंगे तो सरकार और शासन की नज़रों में हम आ पाएंगे। तो एक अहम बिंदु ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का कोई शायद आदमी नहीं होगा उस भीड़ के अंदर जिसकी वजह से वो लोग वीडियो बनाना मना करते हो। वजह यही हो सकती है कि इतनी बड़ी जो लाखों की भीड़ है एकाएक किसी के कार्यक्रम में आ जाना, ये शायद शासन को नहीं दर्शाता होगा, क्योंकि जांच रिपोर्ट ये भी कहती है कि 80,000 की भीड़ दिखा करके पुलिस प्रशासन से मदद मांगी गई कि हमको अनुमति दे इस सत्संग कार्यक्रम की। बिल्कुल शिवा, लौटेंगे आपके पास। एमसी द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। एमसी द्विवेदी जी, जिस तरह से पूरी रिपोर्ट जो तैयार की गई है 850 पन्ने की, उसमें कई पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, लेकिन राजनीतिक संबंधों को लेकर के भी एक और इशारा माना जा रहा है। क्या लगता है कि एसआईटी जांच में क्या बाबा के राजनीतिक जो संबंध है उसका भी पर्दा उठ सकता है? अब देखिए, पॉलिटिकल उस पर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये है कि न्याय आयोग की जांच होगी, इसमें समय भी है काफ़ी, उसमें इस एस्पेक्ट पर भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ रिकमेंडेशन आएगी कि क्या इसमें पॉलिटिकल कुछ था एंगल या नहीं है।
लेकिन मैं केवल गेस वर्क पर पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, इतना अवश्य है कि सामान्यतः ये देखा गया है कि ऐसे बाबाओं को सब जानते हैं कि ये छद्म वेश हैं और छद्म ज्ञान देते हैं, लेकिन उनके पीछे चूंकि पब्लिक रहती है तो उनको खुश रखना लोग चाहते हैं। जैसे हरियाणा में राम रहीम को 2 आजीवन कारावास की सजा होते हुए भी हर 2 महीने बाद पैरोल मिल जाती है। ये कैसे मिल जाती है, किसी वह और किसी को तो नहीं मिलती थी, वो क्यों मिल जाती है? ये सब राजनीतिक कारणों से होता है। तो जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आएगी वो अवश्य इस विषय में कुछ न कुछ मेरा ख्याल ये है कि अपना बताएगी क्या हुआ। वैसे मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये न्यायिक आयोग बैठना चाहिए पूरे देश के लिए, क्योंकि ये बाबा लोग पूरे देश को ठग रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं। और बिल्कुल इनकी एमसी वजह द्विवेदी से जी, एक बात और लोग समझना चाहेंगे, एक बात समझना चाहेंगे जो कि हमारी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि हर एक एंगल बाबा को आरोपी सिद्ध कर रहा है, बावजूद इसके जो जांच रिपोर्ट है उसमें बाबा का जिक्र नहीं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण मानते हैं आप इसे? आपको अच्छा खासा अनुभव भी है और आप अनुभव के मुताबिक ही हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रिपोर्ट पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देखी नहीं, और अभी संभवतः किसी ने नहीं देखी। हो सकता है कि उस विषय में अगर रिपोर्ट रिपोर्ट का को हम अलग कमेंट कर दें, रिपोर्ट की अगर बात हम अलग कर दें तो फिर भी सभी का ये कहना है कि बाबा आरोपी है। किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो बाबा को आरोपी माना जा रहा है, बावजूद इसके क्यों बचाया जा रहा है, क्या कारण है? आप अब इसको बचाने का कारण तो यही हो सकता है कि बाबा को और उनके अनुयायियों को लोग नाराज नहीं करना चाहते हैं, राजनीतिक लोग उसको नाराज नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो बाबा अकेला बड़े आराम से कहीं एसी में पड़े हुए हैं, ना उनसे पूछताछ हो रही, ना कुछ हो रहा है। जबकि सेवादारों को अगर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि पुलिस अंदर न जाए, तो ये बाबा के इंस्ट्रक्शन रहे होंगे। वीडियोग्राफी ना हो तो ये बाबा के इंस्ट्रक्शन रहे होंगे। और वीडियोग्राफी का कारण ये नहीं कि बाबा ये नहीं चाहते, भीड़ तो चाहते हैं, बाबा भीड़ का पब्लिसिटी भी चाहते हैं जिससे और लोग आए। असली कारण तो ये होता है कि वो जो कोई अगर सीक्रेट एक्टिविटी है या जो चक्र घुमाने वाली या इस तरह का जो बेवकूफ़ बनाने वाले जो एक्टिविटीज़ है वो एक्सपोज ना हो जाए। तो एक जगह इंस्ट्रक्शन बाबा ने दे दिए कि वीडियोग्राफी नहीं होगी और नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि वो कहीं सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, कभी कुछ करते हैं। सभी जानते हैं आजकल ये खिलौने, छोटे छोटे खिलौने बच्चे भी कर सकते हैं। तो और लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ है, बनती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए सेवादारों को सीक्रेसी के इंस्ट्रक्शन होते हैं। इनके आश्रम पर भी सीक्रेसी है और उनके घुसने में भी सीक्रेसी है। यहाँ ही नहीं, दूसरे भी बाबाओं के ऐसे आप जाएँ तो सीक्रेसी है, क्योंकि उनकी जो गतिविधियाँ अनलॉफुल गतिविधियाँ होती हैं वो उस सीक्रेसी के अंदर चलती रहती हैं। तो उनको छिपाने के लिए सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। वो तो ये बाबा के इंस्ट्रक्शन पर वीडियोग्राफी नहीं हो रही होगी तो पुलिस को नहीं जाने दिया। बिना बाबा के इंस्ट्रक्शन से ऐसा नहीं हो सकता। तो जिम्मेदारी तो बाबा की हर तरह से बनती ही है। अब क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, या तो वही है कि पब्लिक को नाराज नहीं करना चाहते है पुलिस या प्रशासन, और दूसरा ये भी हो सकता है कि अभी उन्हें सफिशिएंट एविडेंस ना मिली हो। जहाँ तक बिल्कुल ये एफआईआर में माना जा रहा नामजदगी है। का सवाल है, वो कोई आवश्यक नहीं था। एफआईआर में नामजद न होते हुए भी कोई अभियुक्त है और किसने अपराध किया है तो बाद में भी वो केस में लिया जा सकता है। जी बंधन। बिल्कुल, और बड़ी बात तो यही है कि तमाम सबूत होने के बावजूद अगर ऐसे प्रत्यक्ष कोई लिखित अगर सबूत नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन सामने से जो दिख रहा है उसके आधार पर तो कार्रवाई की जा सकती थी, पूछताछ की जा सकती थी। और बड़ी बात ये भी है कि इतने दिन हो गए, 2 जुलाई का मसला और आज 9 जुलाई हो गई, अभी तक बाबा का कोई पता नहीं चल सका है कि कहां पर छिपकर बैठा हुआ है। और आप सबके पास लौटेंगे, बात करें एसआईटी की रिपोर्ट, हादसे का जिम्मेदार कौन। शिवा शर्मा भी हमारे साथ है। शिवा, चरण रज की बात हम कर रहे थे। चरण रज छू लेने से, ले लेने से अमृत की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा लोगों के बीच देखा गया। भगदड़ भी इसी वजह से हुई है, ऐसा माना जा रहा है। क्या बाबा ने ऐसा कहा था कि हमारी चरण रज लेने से अमर हो जाएंगे, आप अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, सभी बीमारी दूर हो जाएगी, रोगी से निरोगी हो जाएंगे?
देखिए, इस तरीके की बाबा की पटकटाएं वंदना बहुत हैं। अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, बाबा के फेसबुक पेज में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, तो इस तरीके की पटकटाएं बहुत हैं और श्रद्धालु इसमें विश्वास भी रखते हैं कि बाबा के जो सत्संग के बाहर पानी के नल लगे हुए हैं, उसका पानी पीने से निरोग हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी होगी तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरीके की अंधभक्ति बाबा के लिए लाखों और करोड़ों श्रद्धालु की है। हमने कई बार बयान देखे हैं जो सोशल मीडिया पर उभर के आते हैं, जो बाबा को अभी तक गलत मानने को तैयार नहीं है। जो लोग बच गए हैं इस पूरे हादसे में, वो लोग ये कहते हैं कि वो दुर्भाग्य है उनका कि वो लोग बच गए हैं। अगर बाबा के चरण का रज लेने के चलते अगर उनकी मौत भी हो जाती तो उनके लिए सौभाग्य था, उनको स्वर्ग प्राप्त होता। ये तो कहा जाएगा कि वंदना अंधभक्ति है और इस अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग इस बात को समझाते हैं कि भगवान और भगवानों को अगर ढूंढना है तो इंसान के अंदर नहीं ढूंढना है, लेकिन ये बात किसी के लगभग समझ में नहीं आती है। और इस तरीके के जो आयोजन है उसमें हमको लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इसी तरीके अंधभक्ति में दिखती है। बाबा के लिए भीड़ जुटती थी वो इसी तरीके अंधभक्ति की होती थी और इसीलिए लाखों श्रद्धालु उनके जो चरण का जो रज है वो लेने के लिए भागे थे और उसी दौरान 121 महिलाओं की और बच्चों की मौत हो गई थी। अब ये घटना पूरी तरीके से सेंसिटिव हो गई है, इसलिए कई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जो उनका आयोजन है वो धीरे धीरे बंद होता नजर आ रहा है। कई लोगों को परमिशन भी नहीं मिली है, लेकिन एक असल बात यही है कि सरकार और शासन इस तरीके के आयोजन के खिलाफ कैसे लड़ेगा, कैसे कार्रवाई करेगा। सत्संग का आयोजन हो जरूर हो, लेकिन जो उसमें आने वाली भीड़ है वो किस तरीके की भीड़ है, जो एंट्री एग्जिट पास हैं जो वो किस तरीके से होंगे, जो पूरी फॉर्मेलिटीज है उनको भी पूरा करना पड़ेगा। ये आमतौर पर देखा गया कि सोशल मीडिया के ज़माने पर वंदना इस तरीके का आयोजन बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि उस आयोजन में वो भी सम्मिलित हो कि आखिरकार बाबा के पास ऐसा क्या है, क्या कुछ ऐसा है कि उनके जो हर कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा कहना सही भी नहीं होगा कि किस बाबा के पास क्या है, लेकिन इस तरीके की जो अंधभक्ति है वो श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए शायद 80,000 का जो भीड़ का आयोजन था वो बढ़ करके 2 से 2.25 लाख या 2.5 लाख हो गया था। और ये जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई इसमें पूरी तरीके से ये कहा जाएगा कि जो लूपहोल से वो ना सिर्फ आयोजकों के थे बल्कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की पूरी मशीनरी के थे कि उन्होंने इस पूरी भीड़ को अव्यवस्थित होने से रोक नहीं पाए। जो व्यवस्था थी उसको पूरी सुचारू तरीके से लागू नहीं कर पाया और इसी वजह से शायद ये दुर्घटना हुई है। अब जो न्यायिक आयोग की जो टीम है इस पूरे मामले में जो जांच कर रही है, हमें सब्र करने की थोड़ी ज़रूरत होगी कि आखिरकार वो लोग बहुत ही पेशेंस से 2 महीने के अंदर इस रिपोर्ट में पूरे खाके में क्या तैयार करते हैं और आगे भविष्य के लिए क्या वो नज़ीर पैदा करते हैं। तो ज़रूर बड़े बड़े अफसर हैं, उनका बड़ा बड़ा अनुभव है और 30-35 सालों का जो अनुभव है, उनकी जो नॉलेज है वो ज़रूर उस नॉलेज जो है वो उसकी जांच रिपोर्ट में दिखाई देगी और वंदना ज़रूर ऐसे प्रकरणों के लिए आगे भविष्य में किस तरीके की नज़ीर पेश की जाए उस जांच रिपोर्ट में वो भी देखी जाएगी। बिल्कुल शिवा, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2 महीने में क्या रिपोर्ट में निकल कर आता है और बाबा पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है क्या किसी और बात का इंतजार किया जा रहा है। MC द्विवेदी जी, जिस तरह से SIT की रिपोर्ट में तो जिक्र नहीं किया गया और FIR में भी जिक्र नहीं किया गया, जो भी मामला दर्ज किया गया था उसमें बाबा का नाम नहीं था, क्या किसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि ऐसा समय आएगा, उचित समय आने पर ही कठोर कार्रवाई की जाएगी? और ऐसे उदाहरण कई सारे हैं बाबाओं के। देखिए, हो सकता है कि न्यायिक रिपोर्ट का इंतजार हो क्योंकि उससे स्ट्रेंथ मिल जाती है उस व्यू को। नहीं तो अगर ऐसे किया जाए तो उस मतलब पॉलिटिकल आलोचना हो सकती है, ऐसे गिरफ्तार कर लिया जाए और उसमें पॉलिटिकल लाभ विरोधी बहुत उठा सकते हैं। तो ऐसी हो सकता है कि संभावना हो कि अगर न्यायिक रिपोर्ट में ये नाम आता है तो उस समय करेंगे, तो उसके बाद में अपोजिशन जो है उसका ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएगी। अभी ये पॉलिटिकल इशू है कि गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाएगा। किया जाता है तो एक पक्ष उसका लाभ उठाएगा और अगर नहीं किया तब भी दूसरा पक्ष उठाएगा। तो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है या है, और इसको लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, अभी बहुत जल्दी है। 2 तारीख की घटना है, ये मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में ये मान लिया जाए कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती है। हो सकता है कि वो सफिशिएंट एविडेंस के लिए इंतजार कर रही हो। CBI जब कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो पहले छोटे छोटे एविडेंस कलेक्ट करती रहती है। जब पूरा एविडेंस हो जाता है तो बड़ों पर तब जाती है, जिससे कि बड़ों पर जब जाए तो उस स्टेज पर उसकी आलोचना ना हो सके, दूसरे है कि कोर्ट में वो बात स्टैंड कर सके
ये नहीं कि हमने इधर गिरफ्तार करके ले गए, कचहरी ने छोड़ दिया, कहा कोई केस ही नहीं है, तो उससे और किरकिरी हो। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी गिरफ्तार न करने से केवल ये कंक्लूजन निकाल लेना कि पुलिस नहीं करना चाहती है, शासन नहीं करना चाहता, ये कंक्लूजन अभी सही, निष्कर्ष सही नहीं होगा। जी बिल्कुल। और एक बात और भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से बाबा राम रहीम का जिक्र किया आपने, तो राम रहीम का भी देखा गया कि कितनी फैन फॉलोइंग थी, अनुयायी कितने सारे थे, एक लंबी फहरिस्त थी अनुयायियों की जो कि अंधविश्वास में फंसे हुए थे, लेकिन कार्रवाई हुई, देखा भी गया और जेल भी भेजा गया। क्या ऐसे अनुयायियों को, जो भी फॉलोअर्स है, इनको सही दृष्टि दिखाने के लिए क्या कदम उठाने अब उपयुक्त माने जाएंगे? क्योंकि इनको समझाना बेहद मुश्किल है, इनको अंध भक्ति से और अंधविश्वास से उबारना बड़ी मुश्किल है। तो ऐसे में अगर कार्रवाई की जाए, उससे पहले इनको समझाना कैसे संभव हो सकेगा? जी, मैं यही कह रहा था कि न्यायिक आयोग पूरे देश के ऐसे बाबाओं के लिए बनना चाहिए, और इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उस इनकम को ये किस किस चीज में खर्च करते हैं, इनके आश्रमों पर क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, कितने अनलॉफुल एक्टिविटीज चलती हैं, इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। और आप पाएंगे कि अधिकतर बाबा ईडी या किसी न किसी उसमें चक्कर में सब फंस सकते हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई होने ऐसे बाबाओं की। और मैं कहता हूं कि जितने बाबा हैं भारतवर्ष में, उसमें अधिकांश ऐसे हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में किसी न किसी तरह इन्वॉल्व, अधिकांश, सब नहीं, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं। उनके खिलाफ पूरे देश के लिए एक न्यायिक आयोग होना चाहिए। साथ ही साथ प्रेस को, साहित्यकारों को और बड़े समझदार लोगों को, वैज्ञानिकों को, लोगों को सही बात सामने लानी चाहिए। नहीं तो देश के लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे इसी छद्म शिक्षा में, और इसी तरह अपने को धोखा खाते रहेंगे, अपना धन और जान दोनों ही बर्बाद करते रहेंगे। बिल्कुल, बड़ी बात कही है आपने, और इस बात का ध्यान रखना ही बेहद सतर्कता है, और लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि अंध भक्ति में ना पड़े, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े। शिवा, जिस तरह से देखा गया कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ तो की गई, लेकिन इसके आधार पर क्या जांच दिशा में किसी तरह का कोई परिवर्तन आ सकता है, किसी तरह का कोई और बदलाव या कोई नई मोड़ आ सकती है? इससे पूछा शिवा देखिए वंदना, मधुकर की जो गिरफ्तारी हुई है वो एफआईआर दर्ज होने के आधार पर हुई है, और सिविल पुलिस ने उसको अपनी इंटेरोगेशन लेकर के वो पूछताछ जो करेगी वो अपनी एक चार्जशीट में जरूर उसके बयानों को दाखिल करेगी। लेकिन जो जांच जो टीम कर रही है न्यायिक आयोग की, वो अब उसकी जांच अलग है। अगर उसको जरूरत पड़ती है तो मधुकर से वो पूछताछ करने जाएंगे, उसके लिए जो लीगल एक्टिविटीज हैं, लीगल जो उनके प्रोसीजर्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद वो मधुकर का बयान दर्ज करेंगे। ये दोनों ही चीजें अलग है। लेकिन मधुकर के मुंह से एक एक शब्द निकलना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी होगी कि आखिरकार जो आयोजन का जो सेटअप किया गया, शुरुआत से लेकर आखिरी तक उस आयोजन में क्या क्या चीजें हुई, बाबा को क्या क्या चीजें पसंद थी और क्या नापसंद थी, इस बात का भी उल्लेख जरूर जो जांच आयोग की टीम है उसमें भी होगा। क्योंकि बाबा को कुछ चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल नजरअंदाज करते थे और उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती थी, और सेवादारों का शायद मुख्य यही कारण होता था कि जो बाबा को चीज नापसंद हो उसको उस चीज से बहुत दूर रखा जाए। जब मंच पर वो बैठते थे तो लाखों की भीड़ उनके पीछे हमने देखा था, उनके आगे जो थी वो बैठती थी, उनके आगे नतमस्तक होती थी। तो जरूर मधुकर इन सारी बातों को बताएगा, और वो जो सारे बयान जो पुलिस दर्ज करेगी वो चार्जशीट में शामिल होंगे। बिल्कुल शिवा, देखने वाली बात होगी कि मधुकर की ओर से ऐसे कौन से बयान सामने आते हैं, नए खुलासे क्या होते हैं। शिवा, ये बड़ी बात होगी देखने वाली, ये देखने वाली बात होगी कि मधुकर की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर क्या कुछ नया खुलासा होता है और क्या कुछ नई जो टेक्निक्स है वो निकलकर सामने आती है, जिस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल बाबा करता था। और एसआईटी की रिपोर्ट हादसे का जिम्मेदार कौन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।